क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारे हाथ में टेस्ट पेपर है जो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है 25 जून को, यानी पिछले टेस्ट का। ये 25 जून 2020 दिन कौन था? कल हुआ है ये टेस्ट, तो आज फ्राइडे है यानी थर्सडे को। तो इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो हमें लगता है कि आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो उस पर ज़्यादा बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन तो हम एक एक से ही शुरू करते हैं। वो है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 136, प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन यूरिन इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए इसमें जो एस्ट्रोजन है यानी एस्ट्राडियोल है, एफएसएच है, एलएच है और एचसीजी है। तो एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच ये प्रेगनेंसी नहीं भी होती है तब भी डिटेक्ट होता है यूरिन में। लेकिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से ही रिलीज होता है, और प्लेसेंटा बनने का मतलब है यानी कोरियोनिक विलाई से रिलीज होता है उसके सेल से। तो ये बनने का मतलब है कि वो एम्ब्रियो है यानी प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी टेस्ट का जो किट होता है ना, उसमें हम यही रिएक्ट करता है यानी इसी का स्टैंडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है बार बॉडी रिप्रेजेंट्स। देखिए बार बॉडी में हम जानते हैं कि महिलाओं में 44 ऑटोजोम है और प्लस एक्स और एक्स है। तो एक चीज़ समझिएगा, ये एक एक्स हो जाए ना यही काफ़ी है फीमेल डिसाइड होने के लिए। लेकिन फीमेल ने पूरी तरह फीमेलनेस तब आएगा जब दूसरा एक्स रहेगा, यानी सेक्स डिसाइड करने में ये जो एक्स है दूसरा, ये इनएक्टिव है, इसका रोल नहीं है। सेक्स डिसाइड तो एक ही एक्स ने कर दिया, दूसरा उस सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रोथ कर डेवलप कराएगा प्रॉपर। इसलिए ये जो दूसरा एक्स है ये बार बॉडी है, ये है बार बॉडी। नॉर्मली हम जानते हैं कि 44 ऑटोजोम प्लस एक्स और एक ही होता है, तो क्या ये फीमेल नहीं होती? लेकिन ये कैसी फीमेल होती है? स्टेराइल फीमेल होती है। तो फीमेल तो एक ही ने डिसाइड कर दिया ना, एक ही एक्स ने। ये स्टेराइल फीमेल है और इस डिसऑर्डर का नाम हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में हम क्यों बोलते हैं ये स्टेराइल फीमेल है? यानी फीमेल तो एक ही एक्स ने डिसाइड कर दिया, दूसरा एक्स इसको फर्टाइल बना दिया, यानी इसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रॉपर ग्रोथ कराया। तो सेक्स डिटरमाइन करने में ये दूसरा एक्स जो है वो इनएक्टिव है, सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में एक्टिव है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बार बॉडी रिप्रेजेंट्स, तो ये बार बॉडी ये हो गया, ये क्या है ऑप्शन में? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। यानी किस मामले में इनएक्टिव? समझिए सेक्स को डिसाइड करने के मामले में। 38 नंबर क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, तो मेल का जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है उसके जेनाइटेलिया का ग्रोथ, इन सब के या एसेसरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ इनमें हेल्प करता है। लेकिन जहाँ तक इसमें ऑप्शन है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड है साहब, और ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से जैसे जैसे बॉडी का ग्रोथ होता है ना वैसे वैसे इसका ग्रोथ होता है, तो इसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड। इनकरेक्टली पेयर्ड यानी इसमें देखिए बी सेल मतलब बीटा सेल। एक्चुअली पैनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बीटा सेल है सबसे ज़्यादा, फिर अल्फा सेल है, डेल्टा सेल है और एफ सेल है। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है, अल्फा सेल यानी ए सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेसिन और एफ सेल से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर बी सेल इंसुलिन सही दिया हुआ है, ए सेल यानी अल्फा सेल ग्लूकागोन सही दिया हुआ है, डी सेल सोमैटोस्टेसिन यानी डेल्टा सेल ये भी सही है, पर एफ सेल से लिखा हुआ है CCK-PZ कोलोसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ये नहीं होता। यहाँ से एफ सेल सेक्रेट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पर HCl का सेक्रेशन इनहिबिट नहीं करता। ये CCK-PZ क्या है?
कोलोसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल सेल्स जो होते हैं ना, उनमें से कई सेल्स से सेक्रीट होते हैं और ये हार्मोन्स हैं जो कोलोसिस्टोकाइनिन यानी गॉल ब्लैडर और लीवर से बाइल जूस रिलीज कराते हैं और पेनक्रियोजाइमिन पैनक्रियाटिक एसिनाई से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराते हैं। तो ये बात पेयर सही नहीं है। आइए 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज ओनली वन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए इसमें प्रोलैक्टिन जो है ना, इसमें प्रोलैक्टिन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये तो याद रखना है। इसे हम कैसे बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपने ये याद रखना है। विटामिन D3 आपके स्किन में बनता है, जब धूप पर में जाते हैं, धूप मिलती है तो सनलाइट इसके लिए जरूरी होता है, हम सभी जानते हैं। इडेमा ऑफ नेफ्राइटिक, ये 142 नंबर क्वेश्चन है कि इडेमा ऑफ नेफ्राइटिक मतलब नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन, आप समझ गए होंगे। और इडेमा का मतलब होता है प्लाज्मा प्रोटीन का डेफिशिएंसी और खास तौर पर एल्ब्यूमिन का डेफिशिएंसी। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद वो प्रोटीन है जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का में सबसे ज़्यादा होता है 4 to 5% और मॉलिक्यूलर साइज में सबसे छोटा होता है, लेकिन ये हमारे ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, दैट इज 28 to 32 mmHg नॉर्मल होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारा ब्लड प्लाज्मा का जो वाटर कंटेंट है वो डिफ्यूज आउट होता है, कैपिलरी से और टिश्यू फ्लूइड में इकट्ठा होता है, हाथ पैर में स्वेलिंग होती है, इसको इडेमा कहते हैं। तो कह रहा है इडेमा ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज ड्यू टू लॉस ऑफ। अब ये तो तभी हो सकता है जब नॉर्मली जब फिल्ट्रेशन होता है प्लाज्मा का तो हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन ये टोटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर अगर यूरिन के साथ प्रोटीन लॉस होने लगे तो ये जो इडेमा होगा ये नेफ्राइटिक इडेमा है। 143 क्वेश्चन में द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इम्परमिएबल टू वाटर इज। तो नेफ्रॉन का ध्यान रखिएगा, जो नेफ्रॉन है इसमें ये बोमेंस कैप्सूल है, इसको तो जान लीजिए, ये यहाँ तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है और फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पीसीटी है, पीसीटी में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एब्जॉर्ब होते हैं। और ये हेनेल्स लूप है, हेनेल्स लूप में थिक सेगमेंट भी होता है, थीन सेगमेंट भी होता है। तो इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये एसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये एसेंडिंग लिम्ब है। ध्यान रहे ये केवल परमिएबल होता है, डिसेंडिंग लिम्ब केवल परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन एसेंडिंग लिम्ब साल्ट के लिए तो परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 144 गलत है। गलत क्या है, स्पेलिंग एरर है और उसके वजह से गड़बड़ हो गया। देखिए रेनिन लिखा जाता है दो तरह से, RENIN, ये रेनिन जो है ना ये हार्मोन है और ये हार्मोन रिलीज होता है किडनी से। अब आपको बता दूं इसका सही आंसर ये इसी के वजह से हो गया कि इस रेनिन के जगह यहां पर आ गया है RENNIN। ये रेनिन इंजाइम है और ये इंजाइम प्रोड्यूस होता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो चीफ सेल होती है ना, जिसको हम लोग चीफ सेल कहते हैं, पेप्टिक सेल्स, ये रिलीज करती है और ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऐसे ये रिलीज होती है प्रोरेनिन के फॉर्म में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से ये एक्टिव हो जाती है रेनिन के फॉर्म में। तो यहां पर जो ये दिया हुआ है ना कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू RENNIN रेनिन, इसमें ट्रू पूछ रहा है। अगर ये फॉल्स होता तब तो आंसर इसका सही हो जाता। ट्रू है तो इसके बारे में पहला इट इज सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये रेनिन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ट्रू है। इट्स सेक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बात भी सही है। जब आप हाइपरटेंशन में रहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, उस समय हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का यानी हमारे पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन रुकता है, तो ये बात भी इसके लिए सही है। इट्स सेक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय लो ब्लड वॉल्यूम। अब लो ब्लड वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है सेक्रेशन कम होगा क्योंकि हाइपोटेंशन में इंसान रहेगा। तो ये तीनों बातें इस एंजाइम के लिए सही है।
लेकिन यहां पर जो इसमें आंसर आपको दिखाया गया है डी, वो इसलिए दिखाया गया है, ये तभी सही हो सकता है जब या तो RENIN रेनिन कर दिया जाए या फिर इस क्वेश्चन को बदल के ट्रू के जगह फॉल्स बोला जाए, तब ये आंसर डी सही होगा। सो आप इसे सुधार कर लेंगे। और अगर आपको ये समझना है कि जिस रेनिन की बात कर रहे हैं वो RENIN रेनिन, उसका ये आंसर कैसे सही हो सकता है डी, जिसमें कहा गया कि इट पार्टिसिपेट्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर थ्रू एंजियोटेंसिन, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारे किडनी से ये रिलीज होता है और हमारे लीवर से भी एक सब्सटेंस रिलीज होता है। लीवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजेन, ये लीवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजेन। अच्छा, ये किडनी प्रोड्यूस कर रहा, किडनी में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है, उसी से सेक्रीट होता है RENIN वाला रेनिन। ये एंजियोटेंसिनोजेन पर वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, इस एंजियोटेंसिन 2 का सीधा इफेक्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर। यह प्रभाव डालता है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से इसके प्रभाव के वजह से सेक्रीट होता है, सेक्रीट एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन मिनरल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाला हार्मोन है ना, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है तो कॉर्टिकॉइड बोल देते हैं, एल्डोस्टेरॉन। अब देखिए, इस एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, और यहां पर इसके इफेक्ट से ना एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम आयन। अब ये जब रीएब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का होगा ना तो ब्लड वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा, क्योंकि पानी भी रीएब्जॉर्ब होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां जो क्वेश्चन था वो RENIN रेनिन वाला हो सकता है, या फिर हमें नहीं पता वो ट्रू के जगह फॉल्स हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से इसको चेंज करके देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जो करेक्शन है वो मैंने बता दिया, आप इसको सही कर लेंगे। खैर, एक स्पेलिंग के वजह से ऐसा हुआ है, एक एन के जगह 2 एन लग जाने की वजह से। 145 एट हाई एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ P50 इज। अब ये सवाल है बोर्स इफेक्ट का। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर पढ़ते हैं हम लोग, और एक आइडियल कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में हम CO2 का इफेक्ट ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग यानी हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन यानी ऑक्सीजिनेशन के रेट यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन पर CO2 का इफेक्ट देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक आइडियल कंडीशन में हम ग्राफ को इस तरह बनाते हैं, ये सिग्मोइड कर्व होता है, एक तरफ हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाते हैं और एक तरफ परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन दिखाते हैं, हीमोग्लोबिन्स। सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन्स का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया। अब यहां हम लेते हैं 10, 20, ये mmHg में है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mmHg तक ले लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इधर 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
50% सैचुरेशन है। अब देखिए एक आइडियल कंडीशन में जो नॉर्मल होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हो, तब हमारा 50% जो हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर वो 25 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट हो जाता है। कब? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg हो, तब 50% हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है एट 25 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। इसके बाद थोड़ा ऑक्सीजनेशन का रेट स्लो होने लगता है। अब कैसे स्लो होने लगता है? देखिए हम देखते हैं कि 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। अब जरा सोचिए कि पहले 25 mmHg PO2 पर 50%, अब इधर बढ़ा 25 पर 50, तो इधर बढ़ा 15, 25 से 40 यानी 25 to 40, 15 बढ़ा तो इधर बढ़ना चाहिए था 30%, यानी हो जाना चाहिए था 50 to 80, लेकिन हो गया 75%। यानी इसलिए हम कहे कि इसके बाद 50% के बाद ऑक्सीजनेशन का रेट स्लो होने लगता है। अच्छा 75% के बाद तो और स्लो हो जाता है, जिसके वजह से 100%, आपको बता दूं 100% हीमोग्लोबिन तो हमारा कभी सैचुरेट नहीं होता, 5% खाली ही रह जाता है। लेकिन 95% हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो गया यानी सैचुरेट हो गया तो समझिए 100% हो गया, क्योंकि उतने ही तक होता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो 100% जितना हीमोग्लोबिन को सैचुरेट होना है ये होगा 100 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। तो अगर ये कर्व बनाते हैं हम, तो ये कर्व कुछ इस तरह बनता है, इसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। अब देखिए ये सिग्मॉइड कर्व हो गया। कब की बात है ये? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg। अब अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर घटता है, ध्यान रखिएगा, CO2 जितना तेजी से घटेगा ऑक्सीजन उतना तेजी से हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घटता है तो ऑक्सीजनेशन का रेट बढ़ता है। तो ये ऑक्सीजनेशन का रेट बढ़ेगा तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ, यानी लेफ्ट। ऐसा होने का चांस होता है कहां? लंग्स में। जैसे देखिए मान लीजिए 40 से हो जाए PCO2 20, तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा, यानी ये पहले ही हो जाएगा। और अगर ये बढ़ता है तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। ये टिश्यू में ऐसा होता है, यह है राइट। ये बोर इफेक्ट कहता है। देखिए जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाए 40 से 60 mmHg, देन द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एज इन टिश्यूज। नॉर्मल कंडीशन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है तो सबसे ज्यादा जो तेजी से सबसे फास्ट जो ऑक्सीजनेशन होता है वो 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन तक, और इसी को हम P50 वैल्यू कहते हैं। यानी P50 वैल्यू का मतलब द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन विच 50% हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, और वे द PCO2 will be 40 mmHg, then the P50 value will be how much? 25 mmHg। अब अगर आप जरा सोचिए कि P50 ये PCO2 घटा, यानी कि ऑक्सीजनेशन का रेट फास्ट हुआ। ऑक्सीजनेशन का रेट फास्ट होगा तो साहब ये P50 वैल्यू देखिए घट गया ना, ये हाँ 25 था, पहले हो गया, कम हो गया, इधर हो जाएगा तब बढ़ेगा। यानी CO2 बढ़ाएंगे तो P50 वैल्यू भी बढ़ेगा, CO2 घटाएंगे तो P50 वैल्यू भी घटेगा। अब यहां पर एक अलग सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि एट हाई एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ P50। अब हाई एल्टीट्यूड में तो ऑक्सीजन ही कम है, तो ऑक्सीजन ही कम है तो 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट होने में वक्त लग जाएगा। यानी
P50 वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सी लेवल है उससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्लो होगा तो 50% बाद में जाकर सैचुरेट होगा ना। सो आंसर विल बी मोर देन 50 P50 एट सी लेवल। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 146। 146 में कहता है ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट यूजफुल इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन कम पहुंचना। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑन टिश्यू लेवल इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। तो किस कंडीशन को छोड़कर बाकी में यूजफुल नहीं है? तो हाइपोक्सिया अभी बात कर रहे थे ना, ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में, वहां पर ऑक्सीजन थेरेपी यूजफुल है। हाई एल्टीट्यूड में चूंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, इसलिए वहां ऑक्सीजन देना मतलब ऑक्सीजन थेरेपी वो यूजफुल हो सकता है। खैर 147 पर आइए। एन इंक्रीज इन वेंटिलेशन व्हेन लैक्टिक एसिड इज इन्फ्यूज्ड इन ब्रोथ अबाउट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। अब साहब ये लैक्टिक एसिड ब्लड में, अब ब्लड में लैक्टिक एसिड बढ़ जाना मतलब ये पता कौन करेगा, कीमो रिसेप्टर। और आपको बता दूं कि ये ब्लड वेसल में जहां पर ये जो कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच होते हैं, बाइफर्केशन होता है, वहां पर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज या कैरोटिड ग्लोमस या ग्लोमस कैरोटिकम। ये कीमो रिसेप्टर है। ये कीमो रिसेप्टर सपोर्ट भी करता है और केमिकल को डिटेक्ट भी करता है कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें। जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ जाए या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाए या ऑक्सीजन बढ़ जाए घट जाए, इनको डिटेक्ट करने वाला ये स्ट्रक्चर है, ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है कैरोटिड बॉडीज। 148 ड्यूरिंग डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन मतलब खाना निगलना। तो जब कोई चीज निगलते हैं तो कहता है पेरिस्टाल्टिक, वो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट, वेवी मूवमेंट जो होता है ना एलिमेंट्री कैनाल में जिससे फूड पास होता है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। कह रहा है ड्यूरिंग डीग्लूटिशन प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव इज इनिशिएटेड बाय। कहां से इनिशिएट होगा? तो जो फेरेंजियल रीजन का ऊपर का पार्ट है वहीं से तो कंट्रैक्शन शुरू होगा, तभी तो ये फेरिंज से होकर फूड इसोफेगस में जाएगा, माउथ से फेरिंज में, फेरिंज से इसोफेगस में, फिर स्टमक में। 49 HCl इज सेक्रेटेड इन ह्यूमन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हमारा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, उसमें 3 तरह के सेल हैं। एक तो चीफ सेल है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक सेल्स, उससे वो रेनिन एंजाइम और पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होता है। दूसरा है पेराइटल सेल्स जिसको हम लोग ऑक्सिंटिक सेल्स कहते हैं, उसी से HCl और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल है। और तीसरा सेल होता है वहां गॉबलेट सेल जो म्यूकस सेक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 150 लीवर डिजीजेज आर एसोसिएटेड विथ। लीवर हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। इसका वाइटल ऑर्गन इसलिए कि इसके शरीर के बहुत सारे मेजर जो काम है जिसके वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, उन सब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल है। कह रहा है अब लीवर डिजीज हो गया है तो ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोलोंगेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि लीवर में ब्लड कोएगुलेशन के लिए जो जरूरी सबसे पहला जरूरी फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजेन, वो लीवर में ही बनता है। तो जाहिर सी बात है वो लीवर डिजीज है, फाइब्रिनोजेन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग होगी। और प्रोथ्रोम्बिन ये भी वहीं से बनता है। 151 द एंट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इनटू द डिओडेनम मेनली स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब इसमें पहला है GIP मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। अब गया है कार्बोहाइड्रेट,
गया है कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट गया उस डिओडेनम में, तो कह रहा है एंट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इनटू द डिओडेनम मेनली स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फ्रॉम जीआईटी। ये जाने पर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जिसे एंटेरोगेस्टेरॉन कहते हैं वो सिक्रीट यहां से होता है ताकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बंद हो जाए। लेकिन ये HCl का सिक्रीशन बंद नहीं कराता। सेक्रेटिन ये पैनक्रिएटिक एसिनाई से पैनक्रिएटिक साल सिक्रीट कराता है। VIP इसका फुल फॉर्म होता है वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, और सोमैटोस्टेसिन यानी ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है। 152 में है इन ए नॉर्मल ECG पी वेब्स कहता है रिप्रेजेंट का पहला वेव है ECG का, ये ऑरिकल के कंट्रैक्शन मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। 153 इन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टीप फॉल इन ब्लड प्रेशर occurs across one of the following segments। ब्लड प्रेशर स्टीप फॉल होगा तो ये तो आर्टरी में तो डायरेक्ट प्रेशर आता है, वेन में तो लो प्रेशर पर, ऐसे ही हार्ट जो पंप करती है तो ब्लड आर्टरी में करती है। 154 इन रेस्टिंग स्टेट द एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर मायोकार्डियम। भाई इसके लिए रेस्टिंग स्टेज में मायोकार्डियम के लिए एनर्जी का जो सोर्स है रेस्टिंग स्टेज में वो फैटी एसिड है। 155 है प्राइमरी हाइपरटेंशन में डेवलप्स ड्यू टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी जो हाइपरटेंशन ना करता हो। एन इंक्रीज इन इंडोथेलियल प्रोडक्शन ये बढ़ा देगा बीपी को। ए डिक्रीज इन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन फ्रॉम इंडोथेलियल सेल्स ये भी हाइपरटेंशन करेगा। एन इंक्रीज इन रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन, अब ये भी बताया सोडियम आयन रेनिन रिटेंशन कराता था, वो जो रेनिन का रेगुलेशन था उसको रास कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो वो तो करता है। ए डिक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी, साहब सिंपैथेटिक एक्टिविटी घटेगा तो आदमी हाइपोटेंशन में आएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी मेक्स बॉडी वेट रेडी टू फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट, तो ये गड़बड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 156 की बात कर लें। हीमोफीलिया ए, देखिए हीमोफीलिया ना 3 तरह का होता है और क्लॉटिंग फैक्टर 13 तरह के होते हैं। सबका सीक्वेंस है, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं वेबसाइट से उसमें ब्लड को सुनिए, ब्लड को देखिए। हमने उसमें ब्लड कोएगुलेशन और क्लॉटरी जो कोएगुलेटरी फैक्टर्स हैं उसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ऐसे 13 तक कौन है सीक्वेंस में वो बता रखा है। लेकिन हीमोफीलिया 3 तरह का है, A, B, C। हीमोफीलिया ए टाइप तब होता है जब फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो, जिसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया बी तब होती है जब फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है, जिसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। और हीमोफीलिया सी तब होती है जब फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी होती है, जिसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA। यहां पर फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, उसको प्रोथ्रोम्बिन है। फैक्टर 8 HF यही आंसर है। फैक्टर 9 स्टुअर्ट पार्बर फैक्टर को कहते हैं, और फैक्टर 12 हैगमैन्स फैक्टर को कहते हैं, जो फ्रिक्शन पर एक्टिवेट होता है। क्लॉटिंग टाइम इज नॉर्मल इन फैक्टर 3 डेफिशिएंसी। कोई भी फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ये परप्यूरा जो है ना, ये परप्यूरा क्या है, जब ब्लड प्लेटलेट का काउंट मिनिमम से भी कम होने लगे तो ऐसे कंडीशन में जगह जगह पर रेड रैशेस स्किन में आने लगते हैं, जिसको परप्यूरा कहते हैं। तो इसमें क्लॉटिंग टाइम वही है। 158 कह रहा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी सेल नॉर्मल है फिर भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। एनीमिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कई तरह का होता है।
इसमें कह रहे थे क्रोनिक इन्फेक्शन, इसी में हो सकता है, क्योंकि बाकी समझ लीजिए सिकल सेल एनीमिया, इसमें सेल सिकल सेल हो जाता है आरबीसी, तो ये तो नॉर्मल साइट है, सेल है ही नहीं। आयरन डेफिशिएंसी, इसमें आरबीसी का साइज कंफर्टेबली छोटा हो जाता है और उसका लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है, इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, पहला वाला ही है क्रोनिक इन्फेक्शन, बाकी मैं बता देता हूं ऐसे। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, देखिए विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन और फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से आरबीसी का मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं होता, साइज तो बड़ा हो जाता है पर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, द नॉर्मल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इन होना चाहिए, इसमें ये आयन लिखा गया, आयरन इन लीवर एंड स्प्लीन इज। तो नॉर्मल स्टोर्ड फॉर्म जो लीवर और स्प्लीन में आयरन स्टोर्ड है वो है फेरिटीन के फॉर्म में। ये आयरन हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, उसके साथ बाइंड होता है और फेरिटीन का फॉर्म कहलाता है। वही ट्रांसफेरिन जो है ना वो बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और आयरन ट्रांसपोर्ट करती है। 160, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड मेनली इन, देखिए आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन वेस्ट बनते हैं, जिसको लीवर एक्सक्रीट करता है, और ये बनते हैं रेटिकुलो इंडोथेलियल टिश्यू में, जैसे लीवर में, थाइमस में, टॉन्सिल में, स्प्लीन में, पीएस पैचेज में, इन सब में। 161, द वर्ड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये रिपीट कर गया है, पिछले टेस्ट में भी मुझे याद है मैंने डिस्कशन किया था। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स हैं, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट्स है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब ग्रेनुलोसाइट्स घट रहा है और ए ग्रेनुलोसाइट्स बढ़ रहा है। 162 में है, द पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन हीमोग्लोबिन एडल्ट 2, ए फॉर एडल्ट इज। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो होता है ना 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पर इस कंडीशन में 2 अल्फा 2 डेल्टा होते हैं। 163, द सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, साहब ये सेल बी लिम्फोसाइट है, उसी को प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। 164, इम्पल्स ट्रांसमिशन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ना, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की जहां तक बात है, इसमें साहब ये न्यूरिलेमा है और न्यूरिलेमा के नीचे माइलिन शीथ है। न्यूरिलेमा स्वान सेल की बनी है, ये स्वान सेल की बनी न्यूरिलेमा है, ये एक्सॉन का लेयर है, ये न्यूरी फाइब्रिल है। तो यहाँ पर न्यूरिलेमा और एक्सोलेमा यानी एक्सोनिक वाल के बीच में माइलिन शीथ होता है, लेकिन इसी जगह होता है जहाँ न्यूरिलेमा नहीं, वहाँ पर गैप है। तो इसमें ना स्पीड ऑफ इम्पल्स ज़्यादा होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। क्यों? यहाँ पर जब एक तो ये एनर्जी लॉस होने से रोकता है ये माइलिन शीथ, दूसरा क्या है, जैसे ही ये गैप पर आता है, गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, यहाँ पर आता है तो इम्पल्स का जंपिंग मूवमेंट होता है। जंपिंग मूवमेंट का मतलब होता है साल्टेटरी मूवमेंट। 165, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर ये थर्मोसेंसिटिव बियस नर्व एंड प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 166 पर आइए, ये बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मसल्स टोन। मसल्स टोन मीन्स टेंशन इन मसल्स। मसल्स टोन मतलब टेंशन इन मसल्स। मसल ट्विच मतलब बोथ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज मसल्स ट्विच। मसल्स फैटिग मीन्स एग्जॉस्टेड कंडीशन ऑफ मसल्स। मसल्स क्रैम्प मीन्स पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ इन मसल्स। सो यहां पर है मसल टोन यानी टेंशन इन मसल्स। ये किसके वजह से होता है? तो साहब ये इंक्रीज होता है तब जब गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज होता है, यानी वो स्टिमुलस इंपल्स सिग्नल रिलीज करता है। 167, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी ग्रेटर इन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी ग्रेटर इन, देखिए ये माइलिन शीथ जितना मोटा होगा डायमीटर नर्व का उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा डायमीटर नर्व फाइबर का
रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू उतना ज़्यादा। नॉर्मली रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू हम रेंजेस लिखते हैं -60 to -90 MV। इसीलिए 168 द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बाकी सब बातें सही, कौन बात गलत है? तो एक में इसमें कहता है इट इज रीडली परमेबल टू आयंस, धीरे धीरे, जबकि ये हाईली परमेबल होता है। 169 डीपोलराइजेशन इन एक्साइटेबल टिश्यू में बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट हो गया। सोडियम इनफ्लक्स होता है, बिल्कुल सोडियम पोटेशियम पंप हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन, ये भी तो सही बात है। जैसे ही न्यूरॉन इम्पल्स रिलीज करता है या मसल फाइबर भी इम्पल्स लेती है ना, जब एसिटाइकोलिन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर, तो हाईली परमेबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए। पर यहाँ पर कह रहा है पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स, इनफ्लक्स नहीं, ई फ्लक्स होता तो चलता, इनफ्लक्स नहीं, ई फ्लक्स होता रहता है सोडियम। इनफ्लक्स तब होता है जब रीपोलराइजेशन होने लगता है। अब ये 170 में डायग्राम है जिसमें देखिए ABCD है, इसको आप डायग्राम से ही मैच करा सकते हैं। जो A दिया हुआ है वो मैलियस है, मैलियस इनकस स्टिपिस, ईयर और स्किल के 3 बोन मिडिल ईयर के टिम्पैनिक कैविटी में। B जो है क्वाइल्ड है, वो कॉकलिया है, उसी में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं। C जो दिया हुआ वो टिम्पैनिंग, जिसको कान का पर्दा कहते हैं ना, टिम्पैनम, वो है, वो एम्पलीफायर का काम करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। और D जो है वो तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, रास्ता है, ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में हम लोगों में एक और चीज़ जुड़ गया, ये पिन्ना और EAM। बर्ड्स में पिन्ना नहीं होता और एक्वेटिक मैमल में भी पिन्ना नहीं होता है। 171 में है चूज द करेक्ट आंसर एमोंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हम बोलते हैं, आप मैच कराइएगा। पहला है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एड्रीनलिन को ही कहते हैं। नॉर एड्रीनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन को इपिनेफ्रिन। ये इपिनेफ्रिन इमरजेंसी में रिलीज होता है। नॉर एड्रीनलिन नॉर्मल जब हम उठ के बैठ के उठते हैं तो थोड़ा बढ़ गया, चलते हैं तो और होने लगता है, लेकिन जब इमरजेंसी में आते हैं तब इपिनेफ्रिन भी रिलीज होता है। और इसलिए इपिनेफ्रिन यानी एड्रीनलिन को हम हार्मोन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। तो ये है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन क्या करता है, तो ये जब इमरजेंसी में क्या होगा, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाएगा ना, तो ये इंक्रीज करा हार्ट बीट रेट, यानी A के साथ 4th। अब A के साथ 4th जो है हमें दिए गए ऑप्शन में सिर्फ B में है, यानी इतने ही से आंसर निकल जाएगा। अब आ जाइए 172। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। अरे कैसे होगा, इसको इमोर्टल कहते हैं क्योंकि एक अमीबा है, जब ये बड़ी होती है तो डिवाइड होकर 2 ये डिवाइड हो जाएगी, बाइनरी फिजन करती है और फिर ये 2 अमीबा, यंग अमीबा में बदल जाती है। इसलिए तो अमीबा को, ये जो बाइनरी फिजन करने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको इमोर्टल कहते हैं। बैक्टीरिया भी है उसमें। सो इसका आंसर क्या हो गया, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द ऑफस्प्रिंग्स। यानी बैक्टीरिया का या अमीबा का यानी प्रोटोजोन का कौन सा एबिलिटी है जिसने इसको अमर बना दिया, इमोर्टल बना दिया, तो हम बोलेंगे द एबिलिटी ऑफ बाइनरी फ्यूजन। 173 आइडेंटिफाई A to D इन फिगर्स। अच्छा, ये पहचानना है। देखिए अब ये तो आप NCERT में भी आपके डायग्राम है, उससे मैच करा सकते हैं। अब हम यहाँ बोलने आए हैं तो बोल लेते हैं, बोलना ज़रूरी है। पहला है क्या है, शोइंग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका रोल, तो देखिए A में
ए में जो दिया हुआ है ये एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, बी प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस में रोल है, सेक्रेटरी फेज मेंटेन करता है। सी वो वेजाइना है, यानी इसका काम क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को डिस्चार्ज करना। और डी ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज ये कॉर्पस लुटियम जब बनता है जिसमें एलएच का सिक्रीशन होता है। 174 में एक मुर्गा है, एक मुर्गी है, डायग्राम में देख लीजिए, और मुर्गा को दिखा रखा है जेड जेड मतलब होमोगैमेटिक, इससे जो भी बनेगा गैमेट वो एक जैसा। मुर्गी में जेड डब्ल्यू यानी हेटेरोगैमेटिक। तो जो हेटेरोगैमेटिक होता है वो उसी का गैमेट सेक्स ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिसाइड करता है। सो कह रहा है सेक्स इज कह रहा है क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पोल्ट्री इज डायग्रामेटिकली गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन। तो ये हेन पोसेसेस ए पेयर ऑफ सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, तो आपको दिख ही रहा है जेड और डब्ल्यू है, तो ये हो ही नहीं सकता। कॉक्स एग्जिबिट हेटेरोगैमेटी, कॉक्स देख लिए होमोगैमेटी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कॉक हैज़ ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिजाइनेट, ये है ही नहीं डिजाइनेटेड जेड डब्ल्यू, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो लास्ट ऑप्शन है सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द टाइप ऑफ ओवम, क्योंकि फीमेल गैमेट जो फीमेल जो जिसमें जो इंडिविजुअल हेटेरोगैमेटिक होती है उसी का गैमेट डिसाइड करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन में एक्स वाई मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, तो मेल का गैमेट डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, एक्स वाला फर्टिलाइज करेगा स्पर्म या वाई वाला करेगा। खैर 176 है यह डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ जी है, which are linked to each other by 3' to 5' phosphodiester bond, ठीक है। to prevent polymerization of nucleotides, which of the following modification would you choose? क्या मॉडिफिकेशन आप चूज कर सकते हैं? पहला करा रिप्लेस प्यूरिन विथ पायरिमिडीन, सब प्यूरिन विथ पायरिमिडीन रिप्लेस करेंगे, तरह से सोचिए तो बॉन्ड का पोजीशन ही अलग हो जाएगा। रिमूव रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, ये कर सकते हैं। OH ग्रुप रिपोर्ट अगर ये हो जाता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। खैर 177 में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग? Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite। देखिए होमोलॉजी डिफरेंट एनिमल्स का या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के वैसे ऑर्गन जो ओरिजिन में सेम हो, फंक्शन में सेम हो या ना हो, ये होमोलोगस है। और अगर ओरिजिन में डिफरेंट और फंक्शन सेम करता हो तो इसे एनालॉजी कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन डेवलप हुआ है डाइवर्जेंस के वजह से और एनालोगस डेवलप होता है कन्वर्जेंस के वजह से। यहाँ रॉन्ग खोजता है तो ये तो सही है। दूसरा है द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बॉगनीवेलिया एंड कोकुरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी, सही बात है। और तीसरा कहता है एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट, ये तो अभी मैंने बोल दिया कि एनालोगस होता है कन्वर्जेंस के वजह से और होमोलोगस होता है डाइवर्जेंस के वजह से, तो ये तो गलत है। फोर्थ कहता है एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, आई तो आई है, ये तो होमोलोगस, ये आई तो आई है लेकिन हम लोगों का आई और वो काम सेम है, ओरिजिन में डिफरेंट है, तो क्या हो गया, एनालोगस हो गया। ठीक है, डार्विन्स फिंचेज वो एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है बर्ड्स में, बीक वाला, तो इसमें गलत कौन हो गया, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला। 178 व्हेन एन apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, अब वो मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं उसको अनहेल्दी कह रहे हैं। अब किस वजह से कह रहे हैं, तो
ऐसे देखने में हेल्दी लग रहा है तो कुछ ना कुछ उसके बिहेवियरल और सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रही होगी, तभी। बाकी तो जो मेंटल पेशेंट है ऐसे देखने में तो हेल्दी नहीं लगेगा। 179, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग? Dairying is the management of animals for milk and its products for human consumption. ये तो सही है ना, डेयरी का काम तो इसलिए करते हैं। दूसरा कह रहा है ए सुपीरियर फीमेल इज द काउ और बुफेलो दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क फॉर लैक्टेशन। ये बात भी सही है, अच्छा ब्रीड तो उसी को कहेंगे जो ज़्यादा दूध दे रही है। तीसरा कह रहा है फिशरीज कंप्राइजेज रियरिंग एंड कैचिंग सेलिंग एटसेट्रा ऑफ मरीन फिशेज। जरूरी तो रही है मरीन फिशेज ओनली, मछली है, तो ये गलत है। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सही बात है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग, ये भी सही है। अरे नॉर्मल मेटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि फीमेल हीट पे हो और उस समय मेल अवेलेबल ना मिले, या मेल अवेलेबल मिले तो डिजायरेबल ना मिले, तब तक हीट पीरियड लॉस हो जाए। तो इसमें गलत खोज रहा है और गलत केवल तीसरा नंबर है, यानी आंसर हो गया ए। एंड 180 एंड लास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हैज नो रिलेशन विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। नो रिलेशन। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हैज नो रिलेशन विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बायोलॉजिकल हिस्ट्री तब से शुरू होती है जब लाइफ क्रिएट हुआ है, तो और जियोलॉजिकल जब ये अर्थ बना, तो बनने से के बहुत बाद बायोलॉजिकल अर्थ शुरू होता है। सो इसमें तो सही बात कह रहा है। बी थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरी बॉडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली, बिल्कुल बढ़ेगा, सही बात है ये। ह्यूगो डी व्रिस जिसने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, बेस्ड ऑन हिज बुक ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्रॉड फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, बिल्कुल ये सही है, यानी बी सही निकला, सी सही निकला। और ये आंसर सिर्फ ए में है, तो इसका आंसर इतनी से पता चल जाएगा। सो ये रहा आपके उन सवालों का डिस्कशन जो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है 25 जून 2020 को। आपसे रिक्वेस्ट यह है कि अगर इतना के बावजूद आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, क्योंकि आपके रिस्पांस ऐसे क्वेश्चन वाइज मिलते नहीं हैं और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, सभी बच्चे अलग अलग देते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं कोई नहीं देते हैं, इसलिए हमारा काम है कि हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दें ताकि आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको आगे करके आप बढ़ा कर फॉरवर्ड करके आप देख लें। दोबारा सुनने का है, बार बार सुनने का है, आप जब तक ना समझें तब तक सुने। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लिखकर आपको दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, आपका ग्रुप बना हुआ है, या फिर आप जहां से ये देख रहे हैं इसके बगल में क्वेरीज का ऑप्शन है, उस क्वेरीज में आप अपना क्वेश्चन डाल दें, हम आपका सॉल्यूशन लिखित रूप में उस पर भेज देंगे। थैंक यू।